सेक्शन 86A सूट्स अगेंस्ट डिप्लोमेटिक एजेंट्स। अब ये जो एम्बेसडर्स होते हैं, सफ़ीर होते हैं गैर मुल्की, इनके अगेंस्ट क्या सूट फाइल किया जा सकता है, इस सेक्शन में ये बताया गया है। देखें, इसकी हेडिंग ही कह रही है सूट्स अगेंस्ट डिप्लोमेटिक एजेंट्स। सब सेक्शन 1, नो प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट शेल लाई अगेंस्ट अ डिप्लोमेटिक एजेंट। क्लियर वर्ड्स में कह रहे हैं कि किसी ये जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं, एम्बेसडर्स वगैरह हैं, इनके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई सूट वगैरह फाइल नहीं किया जा सकता किसी भी अदालत में। नो प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट शेल लाई अगेंस्ट डिप्लोमेटिक एजेंट एक्सेप्ट, लेकिन इसकी आगे 3 उन्होंने एक्सेप्शंस बता दी हैं कि इन सूरतों में इनके अगेंस्ट आप सूट फाइल कर सकते हो। except in a case relating to number 1A, any private immovable property situated in Pakistan held by him in his private capacity, कि कोई एक प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि पाकिस्तान में है और जो कि इस डिप्लोमेटिक एजेंट, इस एम्बेसडर के पास है उसकी प्राइवेट कैपेसिटी में, एंड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंडिंग स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ दिस मिशन, और वो प्राइवेट कैपेसिटी में उसके पास वो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस जिस स्टेट का वो एम्बेसडर है उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। ये इसने अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में अगर कोई प्रॉपर्टी है उसकी पाकिस्तान में, तो फिर उसको आप सू कर सकते हो। बी, अ सक्सेशन इन विच द डिप्लोमेटिक एजेंट इज इन्वॉल्व as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of sending state। यहाँ पे दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि कोई सक्सेशन का मैटर हो और उसमें वो डिप्लोमेटिक जो एजेंट है या तो उसमें एग्जीक्यूटर बतौर या बतौर एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, हेयर, वारिस के तौर पे, या फिर लेगेटी होता है कि विल के थ्रू आप किसी को कोई प्रॉपर्टी दे दें, जो वसीयत होती है उसको, वो जिसके लिए दी जाती है उसको लेगेटी कहते हैं। सो दूसरी सिचुएशन ये आ गई कि उसको कोई सक्सेशन, कोई प्रॉपर्टी मिल रही हो एज अ लीगल हेयर, एज अ लेगेटी, एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज एग्जीक्यूटर, वो भी उसकी प्राइवेट कैपेसिटी में, उसको दूसरे मुल्क ने ना भेजा हो, उसका उससे कोई लेना देना ना हो, एज अ प्राइवेट पर्सन एंड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंडिंग स्टेट, तो फिर आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो। सी, एनी प्रोफेशनल और कमर्शियल एक्टिविटी exercised by the diplomatic agent in Pakistan outside his official functions। अब ये सी में थर्ड बात कह रहे हैं कि उसने कोई प्रोफेशनल या कोई कमर्शियल एक्टिविटी को, बिजनेस वगैरह वो पाकिस्तान में उसने किया अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में। देखिए, अगर तो वो जो स्टेट का वो सफ़ीर है, डिप्लोमेटिक एजेंट है, अगर उनके अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में वो कोई भी काम कर रहा है तो इनके पास इम्यूनिटी होती है, हम इनको सू नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये प्राइवेट कैपेसिटी में भी, वो भी ये 3 सूरतों में अगर प्राइवेट कैपेसिटी में हम उसको सू कर सकते हैं। सो पहली कौन सी आ गई थी, पाकिस्तान में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और वो उसके पास उसकी प्राइवेट कैपेसिटी में हो। सेकेंडली, सक्सेशन के थ्रू वो डिप्लोमेटिक एजेंट, उसके पास कोई प्रॉपर्टी एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, हेयर या लेगेटी हो एज अ प्राइवेट पर्सन, फिर आप उसको सू कर सकते हो। लास्टली, कोई प्रोफेशनल या कोई कमर्शियल एक्टिविटी, कोई बिजनेस वगैरह उसने किया अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में, तो फिर आप उसको सू कर सकते हो। सब सेक्शन 2, नो मेजर्स ऑफ एग्जीक्यूशन शेल बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिप्लोमेटिक एजेंट। कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूशन करवाने के लिए जो भी मेजर्स लिए जाते हैं, वहाँ पे तो इवन अरेस्ट भी किया जा सकता है, डिटेन भी किया जा सकता है, अटैचमेंट भी की जा सकती है प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी को सेल वगैरह भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्लियर टर्म्स में ये कह रहे हैं, नो मेजर ऑफ एग्जीक्यूशन शैल बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिप्लोमेटिक एजेंट एक्सेप्ट इन केसेस विच कम्स अंडर क्लॉज ए, बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई एग्जीक्यूशन उसके अगेंस्ट नहीं करवाई जा सी, ये डिप्लोमेटिक एजेंट्स के अगेंस्ट, एम्बेसडर्स वगैरह के अगेंस्ट, अगर उनके खिलाफ कोई डिक्री वगैरह। लेकिन कह रहे हैं अगर ये सबसेक्शन 1 का ए, बी, सी वाली जो हम सिचुएशंस पढ़ के आ रहे हैं ना, प्राइवेट कैपेसिटी में उसने इस किस्म के काम किया और उसके अगेंस्ट कोई डिक्री पास हो गई है, तो उसकी एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है।
and in which such measures can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence। वो कहते हैं कि अगर तो ए बी सी में उसके अगेंस्ट कोई डिक्री पास हुई है तो आप उसकी एग्जीक्यूशन तो करवा सकते हो, लेकिन फिर भी आपने उसका कह लें कि उसकी हुर्मत का, उसके एहतराम का ख्याल रखना है, उसका, उसकी रेजिडेंस का। ये ना हो कि एम्बेसडर के अगेंस्ट डिक्री पास हुई है और पुलिस वाले वहाँ पे उसके घर पे दावा बोल दें कि जी हमने इसको अरेस्ट करना है। सो इवन देन आपने उसका उसका थोड़ा सा ख्याल करना है। इस किस्म के काम नहीं करने जैसे नॉर्मल मेजर्स लिए जाते हैं, अरेस्ट किसी भी टाइम किसी भी जगह किया जा सकता है, उसका, उसकी रेजिडेंस का ख्याल रखना होता है। देखिए ये हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ तल्लुकात, तो वो नहीं डिस्टर्ब होने चाहिए। तो इस किस्म के यहाँ पे भी ख्याल रखा जा रहा है। बहरहाल सबसेक्शन 2 एग्जीक्यूशन आप सिर्फ ए बी सी में अगर उसके अगेंस्ट कोई डिग्री पास हुई है सबसेक्शन 1 में तो आप करवा सकते हो, इवन देन भी आपने उसकी इज्जत वगैरह का ख्याल रखना है। सबसेक्शन 3 the initiation of any proceedings in a court by a diplomatic agent shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction under this section in respect of any counter claim directly connected with the principal claim। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर तो ये जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं, एम्बेसडर्स वगैरह हैं, अगर इन्होंने कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी हैं, इन्होंने कोई सूट जाके फाइल कर दिया है, तो उस सिचुएशन में अगर कोई काउंटर क्लेम होते हैं दूसरी पार्टी के, फॉर इंस्टेंस ये एम्बेसडर कहता है कि मैंने इस पर्सन से 10 लाख रुपया लेने, वो आगे से कहता है नहीं इसने 10 लेना, 6 मैंने भी लेने हैं इससे, तो ये वो कह रहे हैं कि जो भी काउंटर क्लेम आएंगे उनमें फिर ये एम्बेसडर साहब ये नहीं कह सकते कि जी मेरे पास इम्यूनिटी है, ये मेरे पे कोई सूट वगैरह नहीं फाइल कर सकता, ये मेरे से कोई क्लेम नहीं कर सकता। नहीं, वो कर सकेगा, फिर ये इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी सबसेक्शन 3 में। द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट बाय अ डिप्लोमेटिक एजेंट शैल प्रिक्लूड हिम, अब शैल का वर्ड है वो फारग हो जाएगा, फ्रॉम इन्वोकिंग इम्यूनिटी फ्रॉम जुरिस्डिक्शन अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी काउंटर क्लेम डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रिंसिपल क्लेम। जो वो क्लेम कर रहा है उसके साथ जो काउंटर क्लेम है कनेक्टेड है, दूसरी पार्टी का है, तो वो अगर उसने ले लिया तो भाई यहाँ पे इम्यूनिटी खत्म है। वो ये नहीं कह सकता जी कि मेरे अगेंस्ट तो ये सूट ही नहीं फाइल कर सकता, मेरे अगेंस्ट कोई क्लेम ही नहीं कर सकता, मेरा तो, मुझे तो इम्यूनिटी हासिल है। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 4, द इम्यूनिटी ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 may be waived by the sending state and any such waiver shall be expressed। अब ये कह रहे हैं कि सबसेक्शन 1 में इम्यूनिटी दी गई है कि उनके अगेंस्ट आप ये 3 सिचुएशंस के अलावा सूट नहीं फाइल कर सकते, या सबसेक्शन 2 में था कि उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन वगैरह नहीं उस तरह करवाई जा सकती। यहाँ पे सबसेक्शन 4 में कह रहे हैं कि अगर जिस स्टेट ने उसको भेजा है हमारे पाकिस्तान में एज एम्बेसडर, अगर वो स्टेट एक्सप्रेसली कह दे कि हम इस इम्यूनिटी को वेव कर रहे हैं, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर नॉर्मली जिस तरह चलता है उसको आप सूट भी उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हो, एग्जीक्यूशन वगैरह भी करवा सकते हो, अगर एक्सप्रेसली वेव की जाएगी तो उस सूरत में। नेक्स्ट सबसेक्शन 5, वेवर ऑफ इम्यूनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, वेवर ऑफ इम्यूनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स शैल नॉट बी हेल्ड to imply waiver of immunity in respect of any measures of execution for which a separate waiver shall be necessary। अब ये यहाँ पे फिर आके दोबारा ये कह रहे हैं ठीक है कि अगर इम्यूनिटी को वेव कर दिया गया है कि किसी प्रोसीडिंग में उसके अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी उसको हासिल नहीं है, अगर ये इम्यूनिटी वेव कर दी गई है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसकी एग्जीक्यूशन की भी इम्यूनिटी वेव होगी है, नहीं, उसके लिए अलहदा आपको सेपरेटली लेनी पड़ेगी। देखें, वेवर ऑफ इम्यूनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, किसी भी किस्म की प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग अगर इम्यूनिटी को वेव कर दिया गया, शैल नॉट बी हेल्ड टू इम्प्लाई वेवर ऑफ इम्यूनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मेजर ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर विच अ सेपरेट वेवर शैल बी नेसेसरी। अब ये कह रहे हैं कि अगर एग्जीक्यूशन के लिए कोई सेपरेट वेवर चाहिए इम्यूनिटी का तो वो लेनी पड़ेगी, फिर भी बेशक ये दे दी गई हो जनरल से कि इसके हम अपनी इम्यूनिटी को वेव कर रहे हैं, आप इसको प्रोसिक्यूट वगैरह कर सकते हो, लेकिन वो कह रहे हैं जब जनरल किस्म की वेवर की गई है इम्यूनिटी की
इवन देन आपको एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो मेजर्स हैं उनके लिए स्पेशल वेवर फिर भी ज़रूरी होगी, शेल भी नेसेसरी ज़रूरी होगी। सबसेक्शन 6, इन दिस सेक्शन डिप्लोमेटिक एजेंट इन रिलेशन टू अ स्टेट मीन्स, अब ये इसमें बता रहे हैं कौन कौन से होंगे। डिप्लोमेटिक एजेंट इन रिलेशन टू अ स्टेट मीन्स द हेड ऑफ मिशन इन पाकिस्तान, जो भी मिशन आ रहा है पाकिस्तान में उसका हेड होगा, उसको माना जाएगा डिप्लोमेटिक एजेंट of that state and includes a member of the staff of that mission having diplomatic rank, और उसका जो मिशन आया उसका जो भी मेंबर है स्टाफ का उसको भी डिप्लोमेटिक उस मिशन का, एंड इंक्लूड्स अ मेंबर ऑफ द स्टाफ, जो स्टाफ का मेंबर होगा उस मिशन का जिसके पास डिप्लोमेटिक रैंक है उसको भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं डिप्लोमेटिक एजेंट में। तो ये सिंपल सा था, इसको हम डिप्लोमेटिक एजेंट्स को सू नहीं कर सकते। अगर सू करना है तो सिर्फ ए में सबसेक्शन 1 में 3 सिचुएशंस बताई गई हैं। अगर वो प्राइवेट कैपेसिटी में जो काम कर रहा है तो उसके लिए उसको सू कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन उसकी सिर्फ इन्हीं सिचुएशन में हो सकती है, फिर भी उसकी हुर्मत का ख्याल रखना है आपने। फिर अगर उसने कोई इन प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर दिया, सूट फाइल कर दिया है और कोई काउंटर क्लेम आएंगे तो फिर वो लिए जा सकते हैं। फिर वहाँ पे इम्यूनिटी नहीं रहेगी। अगर इम्यूनिटी वो वेव कर दे, वो जो स्टेट उसको भेज रही है, तो उसके अगेंस्ट सूट वगैरह फाइल किया जा सकता है। अगर इम्यूनिटी वेव कर दी है एक दफ़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फिर भी एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग अगर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड हो कि इम्यूनिटी दी जाए तो फिर वो भी ली जाएगी।